और गवर्नमेंट ने मुझे सिर्फ एक ही केस एक्सक्लूसिवली सुपरवाइज करने के लिए दिया था। वो था ये गोधरा रेलवे स्टेशन पे जो साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी उसका इंसिडेंट का। ट्रेन के ऊपर बहुत जबरदस्त स्टोन पेल्टिंग हुई। रिपोर्ट आई, उसमें एफएसएल ने ये कहा कि कम से कम 60 लीटर पेट्रोल का उपयोग हुआ है इस आग को लगाने में। ये 1 और 2 की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई सीबीआई में करप्शन के खिलाफ थी। सबसे ज्यादा एडिक्शन हेरोइन का है। इंडिया की पॉपुलेशन का 2% एडिक्टेड है। उनको जो चलाते हैं वो लोग भारत में नहीं बैठे हैं। जी जी जी। जन मन गण के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और आज मेरे साथ हैं मिस्टर राकेश अस्थाना। मिस्टर राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और अपने टेन्योर के दौरान मिस्टर राकेश अस्थाना ने बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट्स पे भी सर्व करा है। इनमें से कुछ हैं डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टर इंचार्ज स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई, और अपने लास्ट पोस्टिंग में मिस्टर राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं। आज हम बात करेंगे सर के एक्सपीरियंसेस के बारे में, पुलिसिंग पर, कुछ हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस पर, क्योंकि सर के जो इन्वेस्टिगेशंस रहे हैं उनका इंडियन पॉलिटिक्स पर भी एक खासा इम्पैक्ट रहा है। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए मिस्टर अस्थाना। और हम शुरुआत करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस से। कैसे आपके जो हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस रहे हैं उनमें आपका जो रोल रहा है। तो मैं अपने पहले सवाल की शुरुआत करता हूँ 2002 से, जो गुजरात राइट्स का एक वक्त था। आपको एकदम आपका ट्रांसफ़र होता है और आप गुजरात, आपका ट्रांसफ़र किया जाता है और एक बहुत ही नाजुक दौर से देश गुजर रहा होता है। उन दौर के इन्वेस्टिगेशंस आपको कैसे आप उस वक्त को याद करते हैं? क्या आपने एक्सपीरियंसेस करे और पॉलिटिक्स उस वक्त कैसे थी? गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में, वो 27 फरवरी को जो साबरमती एक्सप्रेस का S6 बोगी जला दिया गया था, उसमें करीब 59 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से गुजरात में बहुत व्यापक दंगे हुए थे। मैं एक्चुअली सीबीआई में था 92 से 2002 31 जनवरी तक। सिस्टम ये है डेपुटेशन का कि जब डेपुटेशन का पीरियड पूरा होता है तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है और उसके बाद आप रिपैट्रिएट होते हैं अपने ओरिजिनल कार्डों में। तो मैंने 2 महीने की छुट्टी काट के मैं 4 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था गुजरात में, और मेरा पोस्टिंग हुई थी फिर 9 तारीख के आसपास डीआईजी सीआईडी क्राइम। और गवर्नमेंट ने मुझे सिर्फ एक ही केस एक्सक्लूसिवली सुपरवाइज करने के लिए दिया था। वो था ये गोधरा रेलवे स्टेशन पे जो साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी उसका इंसिडेंट का। इनफैक्ट एसआईटी बनी थी, उसका हेड मैं था और हमारे साथ टीम थी, और मुझे ये टास्क दिया गया था कि इसका इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन किया जाए। ये केस जब 27 फरवरी को हादसा हुआ उसके बाद ही रजिस्टर हुआ था रेलवे पुलिस में और इन्वेस्टिगेट हो रहा था। मैंने बाद में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में 2 चीज़ें थी। एक तो ये केस काफ़ी मीडिया अट्रैक्शन था इसके लिए, इंडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी, क्योंकि इस केस की वजह से गुजरात में काफ़ी बुरे दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान के बीच में, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से मीडिया में और कोर्ट्स में मैटर्स थे। उस बीच में मैंने ये ज्वाइन किया और मुझे सिर्फ यही जवाबदारी दी गई कि इस केस का थरो इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया करीब 10 या 11 अप्रैल को, और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान काफ़ी उतार चढ़ाव आए।
लेकिन सभी को हम लोगों ने हैंडल किया ठीक से, और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग ये साबित करने की कगार पे आ गए कि ये केस वाकई में एक कॉन्स्पिरेसी था। लोगों ने जो एक्यूज थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके इस बोगी में आग लगाई थी, और आग लगाने से पहले जो तैयारी की गई थी उसका खुलासा इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कर पाए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि बोगी में जो आग लगी वो बाहर से लगी, अंदर से लगी, कैसे लगी, उसमें क्या चीज़ यूज़ की गई थी, ये सारा इन्वेस्टिगेशन बहुत साइंटिफिक तरीके से किया गया। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स ने जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त ही मटेरियल्स वहाँ से सीज किया था जो बर्न्ट मटेरियल था। उसका एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट दी थी कि इसमें कुछ जो बर्न्ट एग्जिबिट्स हैं काफ़ी में पेट्रोल का और केरोसिन का अवशेष पाया गया था। तो ये जाहिर था कि आग जो लगी थी या आग जो लगाई गई थी वो पेट्रोल या केरोसिन की मदद से लगाई गई थी। अब वो जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम लोगों ने देखा तो उसमें ऐसा था कि ट्रेन करीब 4.5 घंटे लेट चल रही थी, और सुबह 8 बजे के आसपास 7:55 के आसपास स्टेशन पे आई थी साबरमती ट्रेन, गोधरा रेलवे स्टेशन पे मेन प्लेटफॉर्म पे आई थी, और करीब 10 मिनट रुकने के बाद उसको रवाना होना था। तो जब रवाना हुई 10 मिनट के बाद तो पहली चेन पुलिंग हुई, ट्रेन वहीं स्टेशन पर रुक गई। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन चली और फिर 3-4 मिनट के अंदर फिर पुलिंग हुई चेन की, और ट्रेन स्टेशन से निकल के जो केबिन होता है बाहर, ए केबिन, वहाँ पे जाके रुक गई। और जब सेकेंड टाइम चेन पुलिंग हुआ उस समय ट्रेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्टोन पेल्टिंग हुई ए केबिन की तरफ के साइड से, और थोड़ी देर में S6 बोगी में आग लगा दी गई। स्टेशन मास्टर का और गार्ड का जो बयान था उसके हिसाब से आग का धुआं इन लोगों ने करीब 8:15 के आसपास देखा था, और उनके बयान के हिसाब से 8:20 और 8:25 के बीच में पूरा बोगी आग में था और काफ़ी ऊंची लपटें उठ रही थी। इसका मतलब ये था कि आग बहुत जल्दी लगी थी, लोगों को ट्रेन से बाहर कूदने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से 59 लोगों की इसमें मौत हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था पता करना कि इतनी जल्दी इस बोगी में आग कैसे लग गई। कई लोगों का ये कहना था कि कार सेवक जो इस ट्रेन में थे वो ट्रेन में स्टोव लेके चल रहे थे, उनकी वजह से आग लगी है। तो FSL से हमने जांच कराई और जिस तरह का रिपोर्ट आई उसमें FSL ने ये कहा कि कम से कम 60 लीटर पेट्रोल का उपयोग हुआ है इस आग को लगाने में। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि मैंने ज्वाइन करने के बाद दोबारा सिमिलर एक्सरसाइज कराई थी। उसी साबरमती एक्सप्रेस में जितने डिब्बे थे, जितने पुराने जिस समय के डिब्बे थे, वो लगवा के एम्प्टी रेक स्टेशन से ए केबिन तक का जो सफ़र था उसको रिकॉर्ड किया था, और ये कैलकुलेट कराया था कि कितने समय में ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल के वैक्यूम खोलने के बाद, मतलब चेन पुलिंग के बाद, अपने आप कितना डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी। और जिस जगह S6 था वहाँ पे जो बर्निंग पैटर्न बोगी में था और पेल्टिंग का जो डायरेक्शन था, वो सारा चीज़ कैलकुलेट करके हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ट्रेन में स्टोन पेल्टिंग की आड़ में कुछ आरोपी वेस्टिब्यूल को काट के S6 बोगी में एंटर किए थे, और पीछे खड़े होके उन्होंने
पेट्रोल के कैन में जो पेट्रोल भरा हुआ था उसको अंदर उल्टा था और दरवाज़ा खोल के कूद गए थे, और उसके बाद बाहर से बर्निंग रैग्स डाल के ट्रेन में आग लगा दी गई थी। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन रिवील कर रहा था। उस समय एक थ्योरी ये थी कि एक्सीडेंटल फायर भी हो सकता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम लोगों ने RDSO लखनऊ, जो रेलवे का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे पूछा कि S6 बोगी के अंदर जो मटेरियल था, सीट के ऊपर, फर्श पे या छत के ऊपर, उसको जलने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक्सीडेंटल फायर है तो कितनी देर में आग पूरा बोगी पकड़ सकती है, और नहीं तो कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने रिपोर्ट ये दी थी कि जो भी मटेरियल है, सीट का, फ्लोर का या छत का, वो सारा मटेरियल सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल है। मतलब अगर आप बीड़ी जलती हुई छोड़ दें तो 6 सेकंड में फर्श में बुझ जाएगी, या सीट पे कुछ ज्वलनशील पदार्थ छोड़ देंगे तो अपने आप वो आग बुझ जाएगी। आग इतनी बड़ी और इतनी जल्दी लगी है, वो एक्सीडेंटल फायर नहीं हो सकता है। तो ये साबित हुआ कि ट्रेन में ज़बरदस्ती घुस के 60 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल डाल के इसको ज़बरदस्ती आग लगाई गई है। और ये भी निकल के आया कि ट्रेन को जब दोबारा रोका गया था तो जानबूझ के दोबारा रोका गया था, ताकि फर्स्ट टाइम जो रोका गया था वो भी जानबूझ के रोका गया था और दोबारा भी जानबूझ के रोका गया, और ऐसी जगह ट्रेन को रोका गया जो सुनसान है और जिसके बगल में जो मोहल्ला है वो 100% एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का था। उन लोगों को ऑर्गेनाइज करके वहाँ लाया गया था और इमीडिएटली स्टोन पेल्टिंग इनके मार्फत कराई गई थी। उसी की आड़ में ट्रेन में घुस के पेट्रोल डाल के फिर आग लगा दी गई थी। ये एक एज एन इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट, जैसा आपने ये एक्सप्लेनेशन अभी दिया, तो बात इन्वेस्टिगेशंस की अगर करें, आपने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में ज़रूर कहा है कि कैसे CBI एज अ बॉडी एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है विद स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स एंड कैपेबिलिटीज़। तो एक सर आप थोड़ा अगर इस पे हमें बताएं कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के कंपैरेटिव CBI को एज कहाँ मिलता है? इज इट बिकॉज ये एक सेंटर का बॉडी है तो इट हैज़ ऑल द मोबिलाइजेशन कैपेबिलिटीज़? क्यों मैं एक अगर कंपैरिजन करूं तो दिल्ली पुलिस हो गया या फिर आपका बैंगलोर पुलिस हो गया विच इज़ अ मेट्रोपॉलिटन पुलिस, इन सब के कंपैरिजन में CBI का क्या एज रहता है? सबसे बड़ा एज ये है कि जो CBI को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम नहीं रहता है। ओके। लोकल पुलिस किसी एक केस पे फोकस नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, और CBI सिर्फ सिलेक्टेड केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, उनको पूरा वक्त मिलता है। और CBI का मैनुअल अगर आप पढ़ेंगे तो एक केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में उनको मिनिमम 1.5 साल दिया जाता है केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए और चार्जशीट करने के लिए। तो सबसे बड़ा फ़र्क वही है। लोकल पुलिस उतना अच्छा इन्वेस्टिगेट इसीलिए नहीं कर सकती है क्योंकि अगर केस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तभी कोई दूसरा इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ डाइवर्ट होना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जो लोकल पुलिस और स्टेट की जो CID है, CID क्राइम है या EOW है, दे ऑल्सो डू वंडरफुल इन्वेस्टिगेशंस। ऐसा नहीं है कि स्टेट पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। और CBI में भी जो भी अधिकारी डेपुटेशन पे आते हैं वो स्टेट से ही आते हैं ना, लोकल मतलब पुलिस के ही ऑफिसर्स होते हैं। CBI का अपना कार्डर भी है, दे आर एक्सेलेंट ऑफिसर्स, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये कहना कि CBI को एज क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सेलेक्टेड केसेस करते हैं और पूरा वक्त इन्वेस्टिगेशन को देते हैं। अंडरस्टूड। और अगर इसी में अगर बात करें फॉरेंसिक्स पर, सो
अगर आप ग्लोबल पुलिसिंग और ग्लोबल इन्वेस्टिगेशंस को कंपेयर करें तो इंडियन जो हमारा एक पुलिस तंत्र है, इन्वेस्टिगेशंस अपैरेटस है, तो क्या हम अपने आप को उस टॉप से 5 to 10 कंट्रीज में क्या हम काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो एक इन्वेस्टिगेशन का एक जो तंत्र है या कैपेबिलिटीज एक्सपर्टीज है, आप उसको ग्लोबली कैसे कंपेयर करेंगे सर? आई मस्ट टेल यू, इंडियन पुलिस, चाहे दिल्ली पुलिस हो या बॉम्बे पुलिस हो या बेंगलुरु पुलिस हो या असम पुलिस हो, कोई भी स्टेट की पुलिस, और इंडियन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंपेरेबल है एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1, बाहर की कंट्रीज में एक जो थ्योरी है कि अगर आपके यहाँ प्रॉपर्टी क्राइम होता है तो वो केस इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, वो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ इंश्योर्ड होती है, तो उसके ऊपर वो ध्यान कम देते हैं। जबकि हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बहुत समय लगाती है। फॉरेंसिक्स का जहाँ तक सवाल है, पिछले काफ़ी समय से 10-15 साल से तो मैं देख रहा हूँ पुलिस स्टेशन लेवल पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लेने का एक बहुत अच्छा प्रचलन हो गया है। और अब तो जो नया कानून गवर्नमेंट लेके आई है उसमें भी ये मैंडेटरी हो गया है कि केसेस में पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन तभी पूरा माना जाएगा जब उसके अंदर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट हो, उसके बाद ही कोर्ट में चार्जशीट जा सकती। तो ये बहुत बड़ा जंप है। और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जितना वॉल्यूम केसेस का हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देखते हुए आई थिंक कि इंडियन पुलिस किसी से कम नहीं है। क्रिटिसिज्म होता है, नो डाउट, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वर्क एंड population and less amount of time per case devoted by the police, but still I feel that Indian police में जो investigators हैं, they are not less than any other investigator. In fact, कई cases में तो foreign countries में जो investigation definitely they do in a very systematic and scientific manner, but they take a lot of time to complete the investigation, particularly होमिसाइड के जो केसेस होते हैं। सर एक और बहुत ही, जब आप सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर थे तो बहुत न्यूज़ केसेस आए थे और बहुत वाइडली इस इशू को कवर करा गया था, एंड दैट पॉपुलरली केम टू बी नोन एज CBI 1 वर्सेस CBI 2। तो आप उस पे मतलब ऑब्वियसली यू आर मतलब हम ज़्यादा कुछ इस पे जो हमें न्यूज़ में दिखा वो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। दैट इज समथिंग वी वुड वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बट मैं अपना पक्ष तो डेफिनेटली रखूंगा। वो CBI 1 वर्सेस CBI 2 जो भी हुआ, उसकी जो भूमिका थी वो 2017 में ही डाल दी गई थी और काफ़ी समय से ये कोशिश की जा रही थी कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ उसको किसी तरह से डिरेल किया जाए। दूसरा कारण ये था कि उस वक्त काफ़ी लोगों को ये लगता था कि मैं CBI का डायरेक्टर बन सकता हूँ, तो अगर मुझे और मेरी छवि को बिगाड़ा जाएगा तो मैं डायरेक्टर नहीं बनूँगा। ये मेन पर्पस ये था। इसकी निटिग्रिटीज़ बहुत हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CBI का PRO ये बोले कि स्पेशल डायरेक्टर CBI के खिलाफ 6 केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ थी, वेंडेटा था, और उसके लिए फिर मैंने जो भी रिप्रेजेंटेशन देना था सिस्टम में जो बना हुआ है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया था। उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई और मेरे जो रिप्रेजेंटेशन को CVC ने सही पाया
सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। तो ये 1 और 2 की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई सीबीआई में करप्शन के खिलाफ थी। ठीक। सो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं सर। आप डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रहे और उस वक्त मुझे याद है बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस भी आ रहे थे जिसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड का नाम भी एक एक्यूजेशन था कि बॉलीवुड के भी कुछ लोग शामिल हैं। आप सर हमें थोड़ा बता सकते हैं न्यूमेरिकली जो एक नारकोटिक्स का इंडिया में एक जो ब्लैक इकॉनमी है वो कितना बड़ा है? अगर कुछ हज़ारों करोड़ों का एक आपके पास कुछ एस्टिमेट हो कितना, और एक दो कुछ अगर हाई प्रोफाइल केसेस जो आपके डायरेक्ट क्या कहते हैं कि जुरिसडिक्शन में रहे हों, सो दैट वी वुड लव टू नो। एंड ये कितना बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और इसमें इतना सब होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस और अगर हम कन्विक्शंस देखें तो क्या वो डिटर कर पा रहा है? हाउ डज दैट पैन आउट? ये बहुत बड़ा सवाल है, उसके लिए 10 मिनट कम से कम लगेगा। जी 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 सर। आपने जो सवाल किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केसेस में कन्विक्शन कम होता है, तो मैं कहूँगा कि वो गलत बात है। ओके। नारकोटिक्स के केसेस जो होते हैं इसमें जुडिशरी भी बहुत सजग है, पुलिस और ख़ास करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बहुत सजग है, और मोस्टली केसेस 90% से ज़्यादा कन्विक्ट होता है, कन्विक्शन होता है। ये अलग बात है कि ट्रायल का पीरियड थोड़ा लंबा होता है, और जब ट्रायल शुरू होता है तो नेचुरली डिफेंस रखने के लिए आरोपी को भी मौका दिया जाता है, बट कन्विक्शन रेट इज़ वेरी हाई। जहाँ तक प्रॉब्लम का सवाल है, मेरे ख्याल से नारकोटिक्स या ड्रग्स की प्रॉब्लम हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं जो देखता हूँ साइबर क्राइम और ड्रग्स, ये मेन प्रॉब्लम है। ड्रग्स जो है वो हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है, हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है, और इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है फ्यूचर में उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। ये सोशल प्रॉब्लम भी है और बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम। इसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को सप्लाई साइड से और डिमांड साइड से दोनों तरफ से गवर्नमेंट का अप्रोच है, और काफ़ी कैलकुलेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव और फोर्सफुल अप्रोच। खास करके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद पिछले 10 साल में नारकोटिक्स या ड्रग्स कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2017-18 में आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कराया एम्स के थ्रू, एम्स दिल्ली के थ्रू पूरे इंडिया में, ये देखने के लिए कि हमारे देश में कितने लोग ड्रग्स से अफेक्टेड हैं, कितने लोग एडिक्टेड हैं। एडिक्शन अलग बात है और नॉर्मल कंजम्पशन जो होता है वो अलग बात है। तो हमारे देश में जो मेन ड्रग्स हैं, एक तो गांजा है, चरस है, ये प्लांट बेस्ड ड्रग्स है। दूसरी जो ड्रग्स हैं वो केमिकल उसमें यूज़ होता है या फार्मास्यूटिकल बेस्ड ड्रग्स है, तो वो हेरोइन है और या मेथेम्फेटामीन है और दूसरी ड्रग्स हैं। काफ़ी ड्रग्स की संख्या काफ़ी है, बट मेन यही 3-4 ड्रग्स। गांजा का जहाँ तक सवाल है, ये हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से ये ट्रेडिशन रहा है और लोग बाग यूज़ करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। गांजे का जो इफ़ेक्ट है वो उतना ख़तरनाक नहीं है जितना दूसरी ड्रग्स का है, बट स्टिल इट इज़ अ ड्रग। तो गांजा इज़ ऑल्सो एन इलीगल थिंग। चरस मतलब ओपियम जो बोलते हैं जिसको, चरस, और इसी से ओपियम से ही फिर आपका हेरोइन बनती है। चरस का भी उपयोग होता है। अब जैसे हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में जो ड्रग्स का मार्केट है उसमें मलाना चरस जो है उसको मलाना क्रीम बोलते हैं। इट इज़ नोन एज अ डेलिकेसी।
सो मतलब पॉपुलर देयर। ये हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पे इसको बनाते हैं। इससे खतरनाक, अब ये तो प्लांट बेस्ड ड्रग्स हो गई, इससे ज़्यादा खतरनाक हेरोइन है, क्योंकि उसका कंजम्पशन आसान है। सिगरेट में डाल के पी सकते हैं या आप स्नोटिंग कर सकते हैं। और मेथाम्फेटामिन तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आता है, तो उसका किसी भी तरह से उपयोग हो सकता है। इंजेक्शन से भी हेरोइन उपयोग करता है। तो ये जो सर्वे हुआ, इसमें ये पाया गया कि हमारे यहाँ इन चारों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एडिक्शन हेरोइन का है। 2.01% अगर मैं सही याद है, तो पूरी दुनिया, इंडिया की पॉपुलेशन का 2% एडिक्टेड है। वैसे दूसरे कैजुअल लोग अलग हैं, बट सिर्फ हेरोइन में, और इस सर्वे में ये आइडेंटिफाई किया कि 20 लाख लोग, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 20 लाख लोग इंडिया में एडिक्टेड हैं। एडिक्टेड का मतलब उनको चाहिए है, उसके बिना नहीं रह और सकते। एक डोज उनका 0.5 मिलीग्राम का होता है। तो उसको जब कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि सिर्फ हेरोइन, अभी बाकी कॉस्मेटिक ये ड्रग्स अलग हैं, केवल हेरोइन में टोटल कंजम्पशन एक दिन का 1 टन का है पूरे भारत में। तो 365 दिन में 365 टन हुआ। 1 केजी हेरोइन जो इंडिया में बनती है या आती है, उसकी विश्व के बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए की होती है। आप उसको 2 करोड़ लेके भी चलेंगे तो सिर्फ ये 20 लाख लोगों के लिए जो पैसा जनरेट होता है फॉर द ड्रग पेडलर्स या ड्रग ट्रैफिकर्स, वो 14,44,000 करोड़ है। सिर्फ 20 लाख के लिए। मैं तो सिर्फ हेरोइन की बात कर रहा हूँ। गांजा अलग है, चरस अलग है, मेथाम्फेटामिन अलग है, बाकी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स अलग है, सब कोकीन है वो अलग है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे यहाँ हेरोइन का कंजम्पशन है, दुनिया का 95 to 98% प्रोडक्शन अफीम, ये इसका हेरोइन का अफ़गानिस्तान में होता है और म्यांमार में होता है। तो जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है उसे गोल्डन क्रीसेंट बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, इधर गोल्डन क्रीसेंट बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रीसेंट रखा है। इट्स वेरी करेक्ट एंड वेरी एप्ट। और ये दोनों तरफ से हमारे कंट्री में उसको पंप इन किया जाता है। तो आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में और पंजाब में एंड कश्मीर में ड्रग्स की जो हेरोइन की प्रॉब्लम है या मेथाम्फेटामिन की प्रॉब्लम है बहुत ज़बरदस्त। तो 14,44,000 करोड़ सिर्फ हेरोइन का ट्रेड से जनरेट होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना पैसा जनरेट होता होगा, और ये बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट। तो सर हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो अमाउंट आपने बताया, हम तो कुछ हजारों करोड़ों में सोच रहे थे, बट आप क्योंकि ये लाखों करोड़ों में ले गए हैं, तो जितना बड़ा अमाउंट है, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि इस सिस्टम को जो लोग चला रहे होंगे वो इतने बड़े होंगे कि किसी सरकार की भी उन लोगों तक पहुंच? ये सिस्टम को जो चलाते हैं वो लोग भारत में नहीं बैठे हैं। जी जी जी। मेन जो लोग हैं वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, राइट, और इधर आपका म्यांमार में है। जी जी, ओके। और इनको जो सपोर्ट है, पाकिस्तान में ISI इस चीज़ को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, बिकॉज उनको जो टेरर नेटवर्क चलाना है उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। और इस साइड म्यांमार में भी जो इंसर्जेंट्स हैं उनको सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ का है। राइट। उनको गन रनिंग करनी है, टेररिज्म करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर अब लास्ट के कुछ 1-2 सवालों पे हम आते हैं। आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे, तो एज समवन हु हैज सर्व्ड एज द कमिश्नर ऑफ द कैपिटल सिटी का पुलिसिंग रिफॉर्म्स पर आपने एक बार ज़रूर कहा है कि
यू हैव सम रेडिकल थॉट्स और कहीं ना कहीं आप एक चेंज भी आप एक पुश करते आए हैं, तो आपके टेन्योर में और आपका एक जो थिंकिंग है इस इशू पर, हाउ डू यू सी द पुलिस रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस एंड व्हाट इज योर आइडिया ऑफ रिफॉर्म्ड पुलिसिंग सिस्टम? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, दो चीज़ हैं। जी आम आदमी सड़क पे है या जी। रहता है ज़मीन पे जी जी अपने मोहल्ले में, उसको एक ही चीज़ पुलिस चाहिए कि सुरक्षा होनी चाहिए। जी जी सुरक्षा की फीलिंग माइंड में होती है कि मैं सुरक्षित हूँ, तो रात में दिन में कहीं भी जा आ सकता है। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई क्राइम बने तो पुलिस उसको इमीडिएटली हैंडल करे। ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये तभी संभव है जब हम डे टू डे पुलिसिंग करें। अब रिफॉर्म्स का जहाँ तक सवाल है, जो पुलिस फोर्स है वो आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में जो रेशियो तय किया हुआ है कि 1 लाख के ऊपर 242 या 222 पुलिसमैन होने चाहिए, हमारी कंट्री में वो 100 से भी नीचे है। और दिल्ली पुलिस में ये फिगर अराउंड 94 या 100 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो हमारी संख्या कम है, दैट इज़ अ फैक्ट। और जो हमारे अधिकारी हैं या पुलिस फोर्स है, उसको क्राइम के अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और वीवीआईपी ड्यूटीज़ के लिए भी लगना पड़ता है। तो ये बहुत कठिन काम है। लेकिन रिफॉर्म्स का सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो फोर्स है उसको मोटिवेट करने के लिए विद इन द रिसोर्सेज मेहनत करें। अब जैसे यहाँ पे दिल्ली पुलिस में मैंने देखा कि प्रमोशन होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसकी वजह से एक डीमोटिवेशन होता है। जी लोग करप्शन की तरफ झुकते हैं या क्रिमिनल के साथ नेक्सस हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस फोर्स में आजकल जो क्रिमिनल्स हैं वो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, तो पुलिस को भी उनसे एक स्टेप आगे होने के लिए जी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को रियल सेंस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब पूरे शहर में कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नहीं है, अभी वो बन रहा है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि कंट्रोल रूम में बैठ के आप बहुत सी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं जब था तो मैंने ये कहा था कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का जो सॉफ्टवेयर है हम लोगों को खरीद के उसके ऊपर से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपना पुलिसिंग तय करनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्स का भी 100% हो नहीं सकते। जी तो लिमिटेड रिसोर्सेज का अप्रोप्रिएट यूज़ करने के लिए प्रेडिक्टिव पुलिसिंग करनी चाहिए। एक तो ये था। बाकी रिफॉर्म्स के लिए जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी होने वाली है उसको विजुलाइज करके, फॉर एग्जांपल मैंने ये विजुलाइज किया था कि आने वाले समय में ड्रोन्स विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस, सर्वेलांस पर्पसेस एंड सेंडिंग ए सिग्नल कि पीपल आर सेफ एंड क्रिमिनल्स आर नॉट सेफ। सीसीटीवी कैमराज में भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, एआई एनेबल्ड कैमराज। और ये भी प्लान किया था कि दिल्ली के जितने भी सड़कें हैं जो एंट्री एग्जिट रूट्स हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़े रूट हों, छोटी आर्टीरियल रोड्स हों या बड़ी रोड्स हैं, उन पे अगर एफआरटी और एएनपीआर बेस्ड कैमराज लगाए जाएं तो क्राइम प्रिवेंट करने में और क्राइम को डिटेक्ट करने में पुलिस का जो सक्सेस रेशियो है वो 70 to 80% हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट लिमिटेड रिसोर्सेज में ही आप कितना रिफॉर्म कर सकते हैं वो भी संभव है। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया था पुलिस स्टेशन में कि इन्वेस्टिगेशन
विंग अलग कर दिया था और लॉ एंड ऑर्डर विंग अलग कर दिया था, ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो लोग हैं उनको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगाना है, जो लॉ एंड ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन वहाँ पे नंबर्स की प्रॉब्लम होती है। स्टिल विद इन दैट नंबर विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन डू इट। पुलिस पीसीआर का भी सेटअप चेंज किया था, वो सिर्फ इसीलिए कि पुलिस स्टेशन जो की है ना, जो पुलिसिंग का जो ज़मीनी चीज़ है वो पुलिस स्टेशन है, राइट। उसको जितना आप स्ट्रेंथन करेंगे उतना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा। तो पीसीआर को पुलिस स्टेशन सेंट्रिक किया था ताकि पुलिस स्टेशन के रिसोर्सेज बढ़ें और क्राइम, और उसकी वजह से जो रिस्पांस टाइम है जो पीसीआर का वो 12 से 14 मिनट से घट के 4 मिनट पे आ गया। That itself is a big thing. All these things are there, but it requires a continuous monitoring, reviewing, implementation, everything. So, सर हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल पर, जो पुलिसिंग से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं पॉपुलर कल्चर में एक पुलिस की एक सर्टेन इमेज पोर्ट्रे करी गई है। हर एक फिल्म जो प्रो पुलिस पे हो, जो एक थोड़ा पुलिस के लिए फेवरेबल नैरेटिव ले, 10 फिल्में ऐसी भी आती हैं जो एक नेगेटिव एटीट्यूड पोर्ट्रे करती हैं। और इसी को मैं एक परसेप्शन से भी लिंक करता हूँ। हमारे देश में जो आपका पुलिस स्टेशंस टू पॉपुलेशन रेशियो हो गया, एंड ऑब्वियसली रिसोर्सेस से रिलेटेड ये एक इशू आ जाता है, बट कहीं ना कहीं ऐसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि जो हमारे देश में कहीं ना कहीं एक जो क्रिमिनलाइजेशन एक सोसाइटी में फैला है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि उनको लगता है कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और उनका एक ब्लेम जो है, उनका एक जो परसेप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जाता है। तो जो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो क्या एक पब्लिक का जो एक ऐसा एटीट्यूड है या फिर कुछ लोगों का एक जो ऐसा फैलाया हुआ एक जो नैरेटिव है, तो ये चीज़ों को कंसिडर करा जाता है? बिल्कुल जी। मैंने एज पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस में 17 वर्टिकल्स बनाए थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल था परसेप्शन मैनेजमेंट का, एंड ऑफिसर्स वर पोस्टेड टू सी टू इट दैट कि जनता के पास सही खबर जाए, सही सूचना जाए और पुलिस का प्रोजेक्शन पॉजिटिवली किया जाए। हमने वहाँ भी एक स्टूडियो बनाया था और प्लानिंग ये थी कि जब भविष्य में कोई भी इंसिडेंट होगा तो जो हमारा पुलिस वाला सबसे पहले पहुँचता है या डिप्लॉयड होता है, उसके मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके ही विल सेंड इट टू आवर स्टूडियो। यहाँ से हम प्रेस को रिलीज देंगे। तो टू प्रीएम्प्ट द प्रेस वी डिड इट कि इंसिडेंट की सही जानकारी समय के हिसाब से जनता तक पहुँचे, क्योंकि ये मैंने देखा था कि कई दफ़े इंसिडेंट होता है और हम छिपाने की कोशिश करते हैं और उस बीच में प्रेस जिस तरह से चाहता है उस तरह से उसको प्रोजेक्ट करता है, तो उससे भी बहुत गलतफहमी होती है। तो उसको प्रीएम्प्ट करना ज़रूरी है और सामने से जाके बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे राइट हो गया है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा जवान वहाँ पे है, उसने ये पिक्चर भेजी है, आप चिंता नहीं करें, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। राइट। आप बाद में उसको डिफेंड करें और रिएक्ट करें, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सर, अपना पर्सपेक्टिव, अपना एक्सपीरियंस और ऐसी बहुत सारी बातें जो हमें नहीं पता थी उसका शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड वी विल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड. Please like and subscribe our page.